जज़ाकल्लाह। हमदे खुदा करे नाते मुस्तफ़ा ना करे, मेरे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। काबिल एहतराम, आज हम यहाँ मौजूद हैं तो ये सब मेरे आका की मेहरबानी है। अगर वो ना होते तो कुछ ना होता, चाँद भी ना होता, सूरज भी ना होता, या आसमां पे तारे भी ना होते। जो ना होते तो ये पूरा निज़ाम ना होता, ये पूरी कायनात ना होती। और वो इतने करीम और इतने हरीस थे उम्मत के लिए कि वो आज सदियों पहले हम जैसे ख़ताकारों के लिए गिड़गिड़ाते थे। और जब आदमी सीरत का मुताला करता है तो मोहब्बत जोश मारती है, तो जहन में आता है कि काश उनके होते हुए जन्म लिया होता, आका के कदमों में मर गया होता कोई गरीब यसरब का, आका ही मेरा आसरा होते। काबिल एहतराम सामीन, आज हम पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ कॉलमिस्ट की सालाना वर्कशॉप में इकट्ठे हुए हैं और ये हमारा 7वां सालाना इवेंट है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ कॉलमिस्ट आज से करीबन 7 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और हमारा शुरू दिन से यही रहा है कि हम लिखने वालों के लिए कितनी आसानियाँ और उनके लिए कितने सहल कर सकते हैं कि ख़ासकर कि उनकी तहरीरें मुख्तलिफ़ अखबारात, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स की ज़ीनत, और अगर उनकी नोक पलक संवारनी हो तो उनको गाइडलाइन एक फराम की जाए। और इसके साथ साथ हमारी ये कोशिश रही है कि सीनियर और जूनियर के दरमियान जो एक फ़ासला है उसको कम करने के लिए कोशिश की जाए। तो इस तरह की तकरीबात, इस तरह की शामें किसी सीनियर्स के साथ हम शुरू दिन से करवाते रहे हैं और काफ़ी हद तक हम इसमें कामयाब रहे हैं। और आज की तकरीब भी इसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें हम पूरा दिन मुख्तलिफ सीनियर लोगों से सीखेंगे, उनके तजर्बात से मुस्तफ़ीद होंगे। आज हमारे दरमियान इस वक्त एक सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम जनाब शाहिद नज़ीर चौधरी साहब मौजूद हैं। आप मुख्तलिफ अखबारात को हेड करते रहें। इस वक्त करंटली वो डिजिटल हेड हैं उर्दू पॉइंट के, और सिस्टम टुडे के जो है ना चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और कई 20 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। मुझे तो अब याद भी नहीं है, इतनी ज़्यादा किताबें उन्होंने लिख दी हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ डाइस पे और हमें अपने तजर्बात से मुस्तफ़ीद करें। जनाब शाहिद नज़ीर चौधरी साहब। अभी माजिद साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की जब वो बात कर रहे थे कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो ये आसमान ना होता, ये सूरज ना होता, ये चाँद ना होता, ये सितारे ना होते, ये जहान ना होते, इस जहानों की मखलूक़ात ना होती। आप जिस महफ़िल में बैठे हैं उसकी मुनासबत से एक बहुत बड़ी बात थी जो मैं कहना चाहता हूँ कि आका ना होते तो कलम ना होता। आप आए तो आपने कलम की हुर्मत सिखा दी, कलम की फजीलत सिखा दी, कलम के असरात दिखा दिए, अल्लाह ने बता दिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि कलम की जो फजीलत है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है। आज जितने भी नौजवान सहाफ़ी बैठे हैं, दूसरी बात पहले मैं कर लूँ, इन्होंने आगे हमदिया कलाम में ये कहा कि आपके होते हुए मैं होता, कि आपके उस दौर में मैं भी जन्म लेता। तो मैं तो कहता हूँ हम आज भी आपके ही दौर में जन्म ले चुके हैं, आपके ही दौर में ज़िंदा हैं और आपके ही दौर में ये ज़िंदा रहेंगे। ये दौर ख़त्म नहीं हुआ, ना आपकी तालीमात ख़त्म हुई हैं, ये क़यामत तक यही रहना है। बस हमें समझना है कि हम उसी दौर में ज़िंदा हैं। हम उम्मीद को नाउमीदी में ना बदलें और वहमो गुमा में ना रखें कि काश मैं उस दौर में होता, काश ये मेरे नबी ने नहीं सिखाया।
हमें हर हाल में ज़िंदा रहना है और हर हाल में जिस पेशे से वाबस्ता हैं, जो हमें अल्लाह ने एक फ़र्ज़ तफवीज़ किया है, हमें सलाहियत दी है, हमें उम्मीद दी है, हमें एक खूबी दी है, वो कलम की खूबी है, वो ज़ुबान की खूबी है। ये दोनों वो खूबियाँ हैं जो एक कलमकार और एक मुबल्लिग के पास होती हैं। तो इस दुनिया का सारा नक्शा, इस दुनिया को सारी तहज़ीब, इस सारी दुनिया का सारा तमद्दुन कलम और ज़ुबान से निकला है, किताब और तकरीर से निकला है, कलम और तबलीग से निकला है। तो यही सहाफ़त का मायनी है। सहाफ़त इस मायनी पर खड़ी रहती है तो ये मुक़द्दस है। अगर ये सहाफ़त इस चीज़ पर खड़ी नहीं रहती तो ज़ाहिर मुक़द्दस नहीं है, मुक़द्दस आई भी नहीं है। तो ये चीज़ों को आप समझने की ज़रूरत है कि हम कौन हैं, हमारे फ़राइज़ क्या हैं। बहैसियत मुसलमान हम पर सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है, चाहे हम सहाफ़ी हैं, जिस मियार पर भी खड़े हैं, जिस मुकाम पर भी खड़े हैं, हमारी मुआशरे में जो भी हैसियत है, लेकिन उस कलम की हैसियत हर जगह यकसां है। मुझे कपड़े अच्छे पहनने नहीं आते और एक बहुत अच्छे ग्लैमराइज्ड किस्म के उसे कपड़े पहन के टीवी की स्क्रीन पर बैठा है, वो अच्छा बोल रहा है, और मुझे कपड़े नहीं पहनने आते और मैं अच्छा लिख सकता हूँ, तो कलम का एक ही मुकाम है, एक ही हैसियत है, एक ही रुतबा है उसका। जो कलम पहले लिखता है तो तब वो बोलता है जाके। कोई भी एंकर टीवी पे बोलता है तो उससे पहले लिखने वाले उसके लिख कर बहुत कुछ देते हैं, तब वो बोलने के काबिल होता है। ये ऐसा नहीं होता कि वो जाके बैठ के तुकुमदारी या शुबदाबाजी शुरू कर देगा, उससे पहले रिसर्च होती है, तो रिसर्च भी लिखेगा कोई तो होगा। तो मैं इस तनाजुर में ये बात करते हुए अब इस तरफ आना चाहता हूँ कि ये जो मुझे मौजू इन्होंने दिया है भाइयों ने, कि असल में जो नौजवान सहाफ़ी हैं उनकी मौजूदा हालात में खपत क्या है। मुझे इस बात की तो वैसे समझ नहीं आई कि इतना बड़ा एक मौजू है ये सहाफ़त, उसको खपाने की क्या ज़रूरत है किसी जगह पे। ये तो जहाँ भी हो अपनी जगह खुद बना लेता है। अगर ये डॉक्टर है तो आप आज डिजिटल मीडिया उठा के देख लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठा के देख लें, प्रिंट मीडिया उठा के देख लें, डॉक्टर बहुत अच्छा लिख रहे हैं। आप इंजीनियर की बात कर लें, इंजीनियर बहुत अच्छा लिख रहे हैं। आप किसी ब्यूरोक्रेट की बात कर लें, ब्यूरोक्रेट बहुत अच्छे लिख रहे हैं, बहुत अच्छे बोल रहे हैं। आप किसी डॉक्टर को कहें, कभी कलाम उससे सुने, बहुत अच्छा कलाम सुना रहे हैं आपको, शायर हैं बहुत ज़बरदस्त। अदब व सहाफ़त के ये मुकाम आते हैं, ये उसकी फ़जीलत है। वो जिस शोबे में भी होगा वो खप जाएगा। अगर नहीं खपेगा तो खपाएगा फिर लोगों को या तपाएगा। लेकिन इसका एक पहला है रोज़गार का। मौजूदा हालात में जो रोज़गार के जो मायने हैं ना, उसमें आप देख लें कि सिर्फ सहाफ़ियों का मसला नहीं है। ये हर शोबे के अंदर एक तनज़्ज़ुल पैदा हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर भी बेरोज़गार हैं, इंजीनियर भी बेरोज़गार हैं, उस्ताद भी बेरोज़गार हैं। हर शोबे के अंदर बेरोज़गारी है। हमारा मसला उससे ज़्यादा है। हम चूँकि आज़ाद मंच पैदा होते हैं, जब सहाफ़ी अगर बनना है किसी ने तो वो आज़ाद मंच होता है। वो इतनी ज़्यादा पाबंदियों का कायल नहीं होता कि मैं किसी नौकरी का पाबंद होकर मैं करूँ। तो सहाफ़ी के अंदर सहाफ़ी, मेरी नज़र में तो सहाफ़ी वो है जो बेहतरीन, जिसका विजन है, और विजन वहीं फलता फूलता है जहाँ उसे किसी किस्म की पाबंदियाँ ना हों, और जहाँ पाबंदियाँ होती हैं वहाँ नौकरी होती है। लेकिन अगर स्किल की बात करें तो स्किल को के एतबार से अगर देखा जाए तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। अभी हम टीचर्स जितने भी हैं वो अपने स्टूडेंट्स को यही चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ में भी बताते हैं, पढ़ाते हैं। सभी कहते हैं कि मैंने एंकर बनना है, मैं तो माइक ही लैसा, मैंने तो माइक लेके तो मैंने तो खड़े होना है, टीवी पे खड़े होना है। मसला ये है कि आपने एक डिग्री ले ली है, आपने BS ऑनर कर लिया है, आपने MS कर लिया है, जर्नलिज्म में कर लिया है, आपने चाहे किसी और डिग्री से अपनी जर्नलिज्म को आगे बढ़ाया हुआ है, आप इंजीनियर हैं, आपने MA उर्दू किया, MA इस्लामियत किया, लेकिन आप सहाफ़त में आ चुके हैं, तो आप करना चाहते हैं। तो उसमें दो बातें
जो जहन में रखने वाली हैं, एक है उसकी अपनी एजुकेशन और एक है उसका इल्म। सहाफ़ी का इल्म जितना आगे बढ़ेगा वो तभी तरक्की करेगा। अगर वो सिर्फ कहे कि मैं सिर्फ एक सहाफ़ी हूँ और मुझे मान लो, ये कुछ खूबी तो हो सकती है कि ये बंदा जी इसके अंदर सहाफ़ती थोड़ी सी सलाहियतें हैं, ये लिख सकता है, लेकिन उसके विजन की जब डिमांड की जाएगी तो वो मफकूद हो जाती है बहुत सारी जगहों पे। क्योंकि एक मौजूदा हालात में आप देखें कि सहाफ़त के दुनिया में सबसे बड़ा अगर स्कोप किसी का बड़ा है तो वो सिर्फ सहाफ़ी का बड़ा है, जर्नलिज़म मीडिया का बड़ा है। सिर्फ सहाफ़त तक ना रहे, जर्नलिज़म मीडिया का बड़ा है, इस मीडियम का बड़ा है। ये जो आपका सोशल मीडिया है, आपका डिजिटल मीडिया, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपका प्रिंट मीडिया, आपकी पीआरशिप है, आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर आप कानून बन गए कि हर शोबे, हर इदारे के अंदर आपको पीआरओ चाहिए, पब्लिक रिलेशन मैनेजर। पहले तो पीआर की डिग्री अलग से होती थी, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की होती थी, लेकिन अब मीडिया ऑफिसर की जो है हर इदारे के अंदर मौजूद है, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो सरकारी अदारा हो या गैर सरकारी अदारा हो, हर जगह। लेकिन अगर हम यही सोचते रहेंगे कि मैं चूँकि सहाफ़ी हूँ और मुझे किसी अखबार से मुंसलिक होना है, मुझे सिर्फ किसी टीवी से मुंसलिक होना है, तो अब ये गवारा नहीं है। मसला यह है कि अब क्या वजह हो गई है कि बाकी आपका स्कोप जो है पूरी, मैं कहता हूँ यूनिवर्सल स्कोप है आपके पास। आपके इदारे क्यों आपको मांग रहे हैं? इसलिए कि सोशल और डिजिटल मीडिया की आमद के बाद से लोगों की प्राइवेसी कम हुई, लोगों के लिए ख़तरात बढ़े हैं, लोगों को उनकी ज़रूरियात महसूस हुई हैं, लोगों को अपनी मसनूआत बचानी है, लोगों को अपनी साख बचानी है, लोगों को अपनी मार्केट डेवलप करनी है, तो उनको एक ऐसे जहन की ज़रूरत होती है जो सबसे ज़्यादा काबिलियत जिसके पास होती है वो एक मीडिया पर्सन के पास होती है कि वो सोर्स कैसे डेवलप कर सकता है, वो मार्केटिंग के लिए कैसे अपने मीडिया को यूज़ कर सकता है, लोगों को कैसे डिफेंस कर सकता है, अपने इदारे को कैसे बचा सकता है, अपने इदारे का स्पोक्स पर्सन कैसे बन सकता है। अगर उसके पास लिखने की और उसके पास बोलने की कुव्वत है तो वो बेहतर तरीके से कर सकता है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बेटों, बच्चों, चीज़ आपकी वही बिकनी है अगर आप वो साफ़ सुथरी होगी, म्यारी होगी, उसके अंदर कोई ऐसा गर्ज होगा, तभी आपको को पिक करेंगे। आप किसी भी इदारे के पास जाएं, पाकिस्तान के अंदर हैं, मेरा जो तजर्बा है, हम लोग कहते हैं कि नौकरियां नहीं हैं, यकीन करें कि बेशुमार नौकरियां। मसला सिर्फ क्या है, आपकी कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं लोगों की ख़राब हो जाती है। मसलन किसी ने कहा कि मुझे तजर्बाकार बंदा चाहिए इस अहलियत का, वहाँ दूसरी कैटेगरी के लोग जाएंगे, आपको कहते हैं कि जी आप अपनी सीवी आप ईमेल कर दें, आप उसकी फेसबुक के ऊपर कमेंट्स कर देंगे। ये कम्युनिकेशन का फ़र्क सब अच्छी तरह जानते हैं कि कम्युनिकेशन की जब एजुकेशन हो रही होती है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके अंदर सबसे ज़्यादा बेहतर यही चीज़ें बताई जाती हैं, आपने कम्युनिकेट कैसे करना है। हम लोग जो कि हादसाती सहाफ़ी बने, हमने इदारों के अंदर से वो तालीम हासिल नहीं की, हमें वो मेथड समझ में नहीं आए। हम थे कि हमने सहाफ़ी बनना है, हमारे उस्ताद हमें सहाफ़ी मिल गए, हमें उन्होंने बताया कि चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है, हमने जाना शुरू कर दिया, चलो भाई तकरीबात में जाना है, हमने तकरीबात में जाना शुरू कर दिया। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम हादसाती तौर पर कैसे पैदा हुए। ऐसे मैंने और बहुत सारे देखे हैं, जो अभी तक भी बहुत सारे ऐसे जो मुज़ाफ़ात में आप चले जाएंगे, शहरों के अंदर भी ऐसे इत्तेफाकात होते हैं। हमने देख कर सीखना शुरू किया, और जब सहाफ़त की तरफ हम आए, फिर कहीं ना कहीं से किसी अखबार के साथ मुंसलिक हुए तो ख़बर लिखने की तरफ हम आ गए। अब ये चीज़ें, अगर ये खूबियाँ पैदा हो जाती हैं, ये प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट के अंदर आती हैं। दूसरा होता है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर से पढ़ कर आते हैं तो आपको पॉलिश करके भेजा जाता है, उनको भी टाइम लग जाता है प्रैक्टिकल जर्नलिज्म में आते आते। लेकिन ये एक फ़र्क है, वाज़ेह फ़र्क है कम्युनिकेशन का, आपने कौन सी बात कहाँ करनी है। अब हमारे यहाँ क्या हो गया, हमारे यहाँ ये सहाफ़त ये होगी कि जो जितना फजूल बात कर सकता है, ला यानी बात कर सकता है, वो कहते हैं कि जी ये बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा बोल्ड सहाफ़ी है यार, इसके सामने बात नहीं करनी। ये हमने खुद अपनी चीज़ों को बदला है, और ये बदलने में नौजवानों का कसूर नहीं है, ये हम लेकर आए हैं। हमारी जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने एक ऐसा कल्चर डेवलप किया, नौजवानों की तरबियत करने से लोग घबराने लगे हैं, नौजवानों को बताया नहीं जा रहा
कि दरअसल आपको मुस्तकबिल में करना क्या है। आप मिसाल को हम दूसरों को देखकर मिसाल बनने की कोशिश करते हैं। बड़ी अजीब सी बात हुई है फ़ारूक साहब, रात को मुझे कॉल आई दूसरे शहर से, एक हमारे एक एंकर हैं, तो वो भी एक शोला हैं। वो कहते हैं सर जी मैं लाहौर आया और मैं हाइपर स्टार में खड़ा हूँ, रात के को 10 साढ़े 10 बजे। मैं क्या हाँ जी बताएं। और सर जी वो जो फ़ारूक साहब ने जो पहना होती है ना सर जी जैकेट, वो जैकेट मुझे बताएं उसका नाम क्या है। मैंने कहा कौन सी जैकेट है। और सर जी उसको काफ़ी सारे जिसके ऊपर बटन लगे हुए हैं और जिस के ऊपर कहने लगा कि फ़ारूक साहब ने सर जी वो जैकेट पहनी हुई है जिसके ऊपर बहुत सारे बटन लगे हुए हैं और बहुत सारी जेबें लगी हुई हैं, और सर वो सहाफ़ियों वाली जो जैकेट है। मैंने कहा तू हाइपर स्टार में खड़ा है तो क्यों? कहते नहीं सर जी वो चूँकि मैं एंकरिंग करता हूँ तो सर जी मुझे ना ये जैकेट पहननी है, ये अच्छी लगती है और मुझे ये जैकेट ख़रीदनी है, मैं स्पेशल लाहौर आया हूँ ये जैकेट ख़रीदने के लिए। और मैं कहा भाई वो खुदकुश बम्बार वाली जैकेट होगी तो वो पहन के एंकर क्यों बनना चाह रहा है? और नहीं सर जी वो पूरे इलाके में पता चलता है कि बंदा ये सहाफ़ी है, ये जैकेट पहनेगा सारा कुछ। अब मुझे उस जैकेट का नाम कहाँ से आना है कि ये कहाँ से ली? और मैंने कहा यार उन्होंने तो दुबई से ली थी, तो मैं ऐसा करो कि इनको कहो मुझे कमांडो जैकेट दे दो। वो कहता सर जी वो सारे सहाफ़ियों ने पहनते, सहाफ़ी पहनने हो तो हमारे इलाके में इस जैकेट की वजह से बड़ी टौर है। अब मुझे बताएं, एक मेरा एंकर, एक मेरा ये मुझे कहे कि सर मैंने जैकेट वो पहननी है जिसे मैं पहनूं और मैं सहाफ़ी लगूं और मेरी पहचान हो जाए, तो मैं उसे दुआ ही दे सकता हूँ। कितना आप समझा सकता हूँ किसी नौजवान को कि भाई ये जैकेटें शायद खुदकुश बम्बार के लिए नहीं, अब खुदकुश सहाफ़ियों के लिए भी हैं, बन चुकी हैं, कि जो सिर्फ़ अपने लिबास से बताना चाहते हैं कि हम कलम से ज़्यादा और अपनी काबिलियत से ज़्यादा हम अपने लिबास से बताना चाहते हैं कि जी हम सहाफ़ी हैं और हमें इज़्ज़त दो। मसला ये है कि नौजवानों की तरबियत के लिए मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे या हमसे सीनियर, हमारी अभी तक ज़रूरत नहीं होती। क्या मैं सच्ची बात यह है कि शामी साहब आए मुझसे बोला नहीं जाएगा, कभी इनके सामने पहले भी नहीं बोला, कभी इन्होंने देखा भी नहीं मुझे बोलते हुए। लेकिन हकीकत यह है कि आप जहाँ होंगे या मैं पीछे चला जाऊँगा, सबसे पीछे एक तकद्दुस है, एक एहतराम है। मैं मजीद निज़ामी साहब के साथ मैंने अगर 24 साल काम किया है तो कभी उनके सामने कोई बात हो तो की है ज़रूर, दफ्तरी बात की है, हर तरह दंगे फसाद भी किए हैं। लेकिन अली सुफियान अफाकी साहब के साथ मैंने इतना अरसा काम किया 24-25 साल, तो कभी ये नहीं हुआ कि मैं उनके साथ कभी को ज़िंदगी में कभी बेतकल्फ़ी के साथ, कभी को बदतमीज़ी के साथ या अपनी काबिलियत मनवाने के लिए अपने आप को मैं बताऊं कि मैं बड़ा छलावा किस्म का हूँ, ये कभी नहीं हुआ। असातिज़ा से सीखा, असातिज़ा ने रहनुमाई की। लेकिन अभी जो आज की जो मुझे आपने कहा कि बात करने के लिए, मैं समझता हूँ कि आज के नौजवानों को इतना ज़्यादा कसूर नहीं है, कसूर आपसे पहले है। चलो मैं भी 51-52 का हो गया हूँ, तो आप तो होंगे 25-30 साल के, तो इसलिए मैं समझता हूँ मैं भी उन मुजरमों में शामिल हूँ कि हम लोगों ने सिखाने की कोशिश नहीं की। शायद हमारी महरूमियाँ थी, किसी जगह पर रह गई होंगी, शायद मुल्क के हालात ऐसे हों उसकी वजह से ऐसा हो गया हो, शायद हमारे मुआशी हालात ऐसे थे, हम दूसरों को सिखाने की तरफ आए नहीं हैं, हमने सिर्फ अपनी जगह बनाने की कोशिश की है। तो आज के नौजवानों के अंदर वो जो खला पैदा हुआ है ना सीखने सिखाने का, वो उससे बहुत दूर हो गए। अब उन्हें ज़रूरत ही महसूस नहीं होती कि हम सीखें, तरबियत लें एक अच्छा सहाफ़ी बनने के लिए, एक अच्छा कलमकार बनने के लिए, कालम निगार बनने के लिए, एक अच्छा एंकर बनने के लिए हमें तरबियत की ज़रूरत है। तो तरबियत के बगैर कुछ नहीं है। और सहाफ़ी जो है, जो कालम निगार है, जो एंकर है, अगर वो पढ़ता नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक मस्खरा बनकर। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे ही इदारे में नवाए वक्त में एक ज़माने में फ़ख्रिया तौर पर एक सर एडिटोरियल के नामी ग्रामी बंदे हैं, वो कहा करते मैं तो किताब पढ़ता ही नहीं, मुझे तो 25 साल हो गए मैंने किताबें ही नहीं पढ़ी कभी। वो कहते हैं ओरिजिनलिटी मुतासर हो जाती है। मसला यह है कि जब आप फ़ख्रिया तौर पर हम ऐसे कहेंगे कि वो दौर के जी हम किताब सरहाने में रख के सोया करते थे,
वो इसलिए आपको पता चल जाता था कि आपको पढ़ने का शौक़ है। तो मैं अभी भी मायूस नहीं हुआ। मैं कहता हूँ, नौजवान कहते हैं कि हम तो अपना मोबाइल अपने सरहाने रख के सोते हैं, तो मैं कहता हूँ यार ये डिजिटल लाइब्रेरी है। वो किताब तो चलो ठीक है, नई किताब तुम खरीद सकते, मोबाइल तुम्हारे पास अच्छा है, तुम उसे सरहाने रख कर सोते हो, उसको चलो सर्चिंग कर लो, कोई अच्छी किताब निकाल लो उसमें से। PDF पे लाखों किताबें पढ़ी हैं, लाखों मौज़ूआत पढ़े हैं, डेली की अपडेट है, आप कुछ तो देखो। लेकिन ये वो बड़ा सानेहा है, यही वो एक ऐसा मैं कहता हूँ कि एक खला है, एक मैं कहता हूँ मुजरमाना गफलत है ये, जो नौजवान सहाफ़ियों का स्कोप जो है इदारों के अंदर ख़त्म करती जा रही है। इदारे लोगों को नहीं निकालते, मेरा इस बात पर यकीन है। इदारे सबसे पहले उस बंदे को निकालेंगे जो निकम्मा होगा। और निकम्मे सहाफ़ियों की मैं आपको क्या मिसाल दूँ, वो चंद सौ में नहीं, हज़ारों में, लाखों में आ चुके हैं। तो इदारे काबिल लोगों का आज भी उसी तरह एहतराम करते हैं, उनकी कदर करते हैं जो काम के हैं। बाकी जो खेप आई है पिछले कुछ, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो उसके अंदर तो आपको पता है कि सहाफ़त का एक यलगार हुई है, बहुत सारे आए हैं नौजवान, मैदान बड़ा वसी था। तो उसी खला के अंदर जो जनरेशन पैदा हुई है उसके साथ ये कुछ ऐसे मामला आए हैं कि इदारे भी खाली हुए हैं, उनके शिकायत भी हुई हैं, मसाइल भी जन्म लिए हैं। दूसरा, सहाफ़ियों के नज़रियात बदले हैं नौजवानों के अंदर, वो उन्होंने समझा कि सहाफ़त का असल मकसद है टूल बनना। तो इन्हीं वजूहात की वजह से सहाफ़त के अंदर बेरोज़गारी पैदा हुई है, उनका स्कोप ख़त्म हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा कि मीडिया पर्सन का स्कोप हर इदारे के अंदर है। ये कहना कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर ही उसे नौकरी मिलनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं रहा। पूरी दुनिया बाप की है। आपने अपनी काबिलियत के लिए, आपको अब सिखाने के लिए लोग नहीं मिलते, तो आप यूट्यूब पर चले जाएं। यूट्यूब आपकी बेहतरीन उस्ताद बन सकती है। आप सीखने की तरफ तो आएँ। आप सारी रात व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ अपडेट करते रहते हैं, आप सीखने की तरफ जाते ही नहीं हैं। आपके अंदर सहाफ़ी वो है जिसके अंदर हर वक्त सरगर्मी मौजूद है। वो मुआशरे के अंदर सरगर्मी लाने से पहले अपने अंदर तो पैदा कर ले, अपनी शख्सियत के अंदर तो पैदा कर ले, अपने आप को तो कायल कर ले कि आज मैंने क्या सीख के मैंने सोना है। आप यकीन है, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, जवेद चौधरी साहब, आप उनकी रोज़ाना की अपडेट देखें, नए से नया एक मौजू लेकर वो आते हैं, हर वक्त तरोताज़ा। अगर आप देखें, नौजवान हैं, शुगर के मरीज़ हैं, लेकिन आप देखें उन्होंने अपनी बीमारी को कितना अरसा पहले शिकस्त दी, लेकिन अपने इल्म पर और अपनी हैसियत को उन्होंने उसका कद छोटा नहीं होने दिया। रोज़ाना एक नया आइडिया लेकर मैदान में आते हैं। हम अच्छे भले हमारे नौजवान थके हुए हैं, ज़हनी तौर पे थके हैं। पहले कहा जाता था कि जितना पढ़ोगे उतना जहन सरखेज़ होता है। अब कहते हैं जी पढ़ेंगे तो दिमाग थक जाता है। जिस चीज़ की जो ग़ज़ा है उसको देनी नहीं है तो होना कैसे है। बहरहाल सबसे बेहतर तो यह है कि आप मुझे भी इजाज़त दें ताकि मैं भी शामी साहब को सुनूं, अच्छी बातें हमारे इल्म में आएँ। शामी साहब की एक बात जो है मुझे साल से याद है। आप फरमाते हैं कि जो पढ़ने की उम्र होती है आप लोग लिखना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम लोग चूँकि झूठ बोलने के बहुत आदी हैं, जिसे भी कहोगे इस्ते नफ्स का मसला आ जाता है, वो कहता है कभी किताब पढ़ी? हाँ सर किताब पढ़ी। पूछ लो कौन सी किताब पढ़ी है, पूछ लो कौन सा कालम है। सर मैं तो आपके कालम पढ़ता हूँ। भी कौन सा कालम पढ़ा? कोई नहीं पढ़ा होता। मकसद ये चालाकियाँ, ये होशियारियाँ, ये वतीरा हमारी जर्नलिज्म में अगर आ जाता है, सहाफ़ी तो खुद एक तेज़ तरार होता है, लेकिन बताने की ज़रूरत नहीं होती, उसका इल्म बताता है। जी बताइए आप। जैसा मेरा क्वेश्चन ये था, वो जो कि मैं सबको रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब समझने के वो क्वेश्चन कर रही हूँ। पहला सवाल ये है सर कि जब आप में टैलेंट होता है तो आपके पास वो मुतल्लिका जो है वो क्वालिफिकेशन नहीं होती। क्वालिफिकेशन का आपके टैलेंट के ऊपर कितना असर पड़ता है? प्लस ये कि जब हर अदारा आपको ये कहेगा कि आपके पास तो तजर्बा नहीं है, कोई तजर्बे के लिए आपको जॉब नहीं देगा, तो फिर तजर्बा कहाँ से आएगा? देखें, तजर्बा और जॉब जो है, मैं समझ सकता हूँ आप जो बात कर रही हैं कि हमारे जितने भी इदारों के अंदर लोग आते हैं, इसके एक आप समझे क्राइसिस तो है हमारे यहाँ। नोयत यह है कि कौन से इदारे ने किसको
किसने जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा की है, उसकी अहलियत क्या है। अगर आप कहते हैं, एक मेरे पास, मैं एक मिसाल देता हूँ, एक इदारे ने कहा कि जी, मैं मिसाल देता हूँ उर्दू पॉइंट पे, जैसे मैं हेड कर रहा हूँ, मैंने कहा मुझे क्वालिफाइड बंदा चाहिए, मुझे एक बंदा चाहिए, मुझे एक एंकर चाहिए जिसे मैं मैदान में उतार सकूं, मुझे क्वालिफाइड चाहिए। मेरे पास 70 लोग आते हैं और जिनकी सीवी सर तगड़ी है, सीवी के ऊपर सब कुछ है। मैं जब 2 सवाल पूछता हूं तो उनके पास सवालों के जवाब नहीं है। मैं जब आगे बात करता हूं तो मैं कहता हूं कोई तजर्बा, कहते नहीं सर हम तो सीखना चाहते हैं। मैंने कहा देखें, बात वही जो मैंने पहले की थी कम्युनिकेशन की। देखिए, सिखाने के लिए इदारे जो है हर वक्त मौजूद होते हैं। अगर वो कहता है जी मैं तो 15 साल से इस फील्ड में हूँ, तो इस फील्ड में रहते हुए आपने ये सीखा क्यों नहीं? आपका तजर्बा बन जाता, आपने 15 साल अपने कहाँ गुजारे हैं। आप कहते हैं एंकरिंग, सर मैं सारा कुछ कर लूँगा, एंकरिंग मसला ही कोई नहीं है। तो भाई आपने प्रैक्टिस क्यों नहीं की? मैंने कहा कि आप आएँ, ये एंकरिंग करके दिखाएं, सर आप सिखा दें। तो सवाल मसला क्या है? हमारे नौजवानों का सबसे बड़ा मसला ये है। दूसरी बात ये है, आपके ये फोरम है, 7 साल आपको इधर हो गए, इस फोरम का मकसद ही ये है सिखाना एक दूसरे को। आपने यहाँ क्यों नहीं सीखा? मैं मिसाल के तौर पे एक बात कर रहा हूँ। नहीं, ये टैलेंट बोलता है। जो बात आपने कर दी है ना, टैलेंट बोलेगा। मैं आपको बताता हूँ कि मुज़ाफ़ात के अंदर, बहुत सारे इलाकों के अंदर, उनके अंदर टैलेंट भी है। जर्नलिज्म के लिए क्या हमने डिग्री कर दी? मैं नहीं मानता कि एमएससी करके आप आएँ, एमए जर्नलिज्म ही आपने किया तो आप अच्छे एंकर बन सकते हैं। एंकरिंग के टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आप देखें कि कितने जिन्होंने क्वालिफाइड है, जिन्होंने एमएससी की है, बीएस जो किया है जर्नलिज्म में, और कितने दूसरे शोबों के लोग हैं। बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे इंजीनियर हैं, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी। बात यह है, वो है सलाहियत। डिग्री उनके पास मीडिया की नहीं है, लेकिन उनके पास सलाहियत है। किसी ने अगर मैंने जैसे शुरू में कहा कि आपने एमए इस्लामियत भी किया है, आपने एमए फिलॉसफी भी किया है, आप अपने मीडिया को उसी की निस्बत से आप डेवलप तो करें। आप डेवलप ही नहीं करते। जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ये सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस वहाँ आपको लेकर जाता है। जो चीज़ ये है, इसको अगर आप हमारे नौजवान आजकल कर लें कि कम्युनिकेशन की बात को समझना शुरू करें कि मैंने किस फोरम पर क्या जाके बात करनी है, मैंने अपनी सीवी कहाँ लेकर जानी है, किसने मुझे कहा। उससे पहले आपके 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल आप कहते हैं मैं सहाफ़ी हूँ, मेरे पास तजर्बा है, वो आपने पॉलिश क्यों नहीं किया मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक? वो भी तजर्बा ही है। सोशल मीडिया के दौर में अब हर चीज़ मैं कहता हूँ कि लाओ भाई अपनी, तुम सर मैंने किसी इदारे, मैंने कहा अपने मीडिया के अपने पेज के ऊपर तुमने अपनी को वीडियोस बनाई हैं, वो दिखाओ। आप जो वो दिखाएगा वो क्या होगी? एक दूसरे के तुमने देखो, आयशा मुझे ये कहा, आयशा मैंने तुम्हें कहा, ये देखो, एक मैसेज था उसने उठा के उसके ऊपर डाल दिया अपना प्राइवेसी का। अब उसको मैं मीडिया की नज़र से क्या देखूं? मैंने उसके अंदर आपका विजन भी देखना है, आपकी अप्रोच क्या है। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। टैलेंट की राह में कोई चीज़ हायल नहीं है। हम आज जिन पर पीएचडी करते हैं, उन्होंने कोई डिग्रियां नहीं ली थी, वो यूनिवर्सिटी में इदारों के अंदर नहीं पढ़े थे। बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े शुअरा, टैलेंट था उनका, उनकी खूबियाँ थी, उनकी सलाहियतें थी। आज उन पर हम लोग पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं, एमफिल करके भी हम उनका हक अदा नहीं कर पाते। तो इसमें जो कसूर जो है इदारों को नहीं मैं समझता कि देना चाहिए। आपके पास ज़िंदगी ने आपको मौक़े भी देती है, ज़िंदगी आप सीखना नहीं अगर लोग चाहते। हमारे दौर में क्या होता था कि अभी भी है, हम तो इसी स्कूल ऑफ थॉट के कायल हैं कि मेरे पास कोई तहरीर आएगी, मैं उसको एडिट करूँगा, मैं उसकी हेडिंग देखूँगा मैंने बनानी है कि नहीं बनानी। आज का एडिटर कहता है जो आया चीज़ छाप दे, पीछे कालम निगार का फ़ोन आता है, भाई जी जो लिखा है ये छाप दें, जो मैंने हेडिंग लगाई है वो मैंने नहीं। इतने बड़े ख़त आ जाते हैं कि ये देखें जी ये सर मेरे कालम की इन्होंने हेडिंग बदल दी है। निज़ामी साहब को ख़त आया करते थे, यकीनन शामी साहब को भी ऐसे पॉइंट्स पे आते होंगे जी मेरा क्यों, मेरे सुर्खी हेडिंग उन्होंने बदल दी है मेरे कालम की। एडिटर की अहमियत ख़त्म की गई है इदारों के अंदर। एडिटर ही सब कुछ होते थे, एडिटर ही कालम निगार बनाते थे, एडिटर ही फीचर निगार बनाते हैं, एडिटर ही सब एडिटर बनाते हैं, एडिटर ही रिपोर्टर्स को बनाते हैं, एडिटर ही अदीब बनाते हैं, शायरों को इस तरह के मौके। अब हमारे इदारों के अंदर सबसे ज़्यादा तजलील जो हुई है एडिटर की हुई है। अब नलायक
अहमियत है। एडिटर भी खौफजदा है, एडिटर के पीछे उसके बड़े एडिटर खड़े होते थे कि हाँ ये ठीक कर रहा है, सिखाया जाता था एक एक लफ्ज़। तो ये जब इंस्टीट्यूशन आपका ख़त्म हुआ है हमारा एडिटर का, आपके हर जगह पे ये बहरान आया है। एक दलेर आदमी होता था एडिटर। जब आपने कमज़ोर लोग हमारे इदारों के अंदर आए हैं हालात की वजह से, दबाव की वजह से, तो ये मसाइल तो पैदा होते हैं, फिर छोटी छोटी वजूहात इकट्ठी होती जाती हैं, एक बड़ा बहरान इकट्ठा कर देती हैं। उम्मीद है आपने मेरी बातें सुनी और मुझे बर्दाश्त किया। बहुत बहुत शुक्रिया।